गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अवी गर्ग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? स्टूडेंट्स अच्छे ही रहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स अपना टॉपिक चल रहा था इंटीग्रल। ठीक है, आज हम कुछ नए रूल्स पढ़ेंगे इंटीग्रल में। है तो पार्शियल फ्रैक्शन पे बेसिक क्वेश्चन अपना, बट इसमें भी कुछ नोट है वो आपने रखना है याद। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपना नोट क्या है? यदि अंश की घात और हर की घात बराबर हो जाए, मतलब अंश मतलब कि न्यूमरेटर, हर मतलब कि डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश मतलब कि ऊपर वाला पार्ट जैसे कि ये, और अपॉन के नीचे वाला पार्ट को क्या बोलते हैं? हर। क्लियर? ये सब चीज़ बेसिक है, आप लोग जानते हो। तो स्टूडेंट्स यदि इनमें पावर सेम आ जाते हैं, जैसे अंश की घात तथा हर की घात हम कह रहे हैं बराबर हो जाए, यहाँ बताओ ऊपर वाले पार्ट में यानी अंश में घात क्या है? 2, यहाँ भी 2 है, यानी ऊपर पार्ट में अपनी घात 2 है, पावर कितना है अपना? 2। ठीक है, और हर में कितना है? यहाँ भी 2 ही है। ठीक है, तो पावर सेम है। तो जब यही कह रहे हैं पावर सेम हो जाती है, तो आपने क्वेश्चन को कैसे करना होता है? अंश अपॉन हर, यानी कि जो ये क्वेश्चन दिया है अंश अपॉन हर, इसको आप इस तरह से लिख लीजिए, अंश में x की सबसे बड़ी घात का गुणांक। यहाँ पर सबसे बड़ी पावर क्या है x की? यहाँ तो दोनों में सेम दिया है। ठीक है, तो कोई सा भी ले लो। कभी कभी क्या होता है अलग दे देता है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर दे दे, यहाँ एक्स क्यूब दे दे, तो वो कह रहा है सबसे बड़ी घात का गुणांक। जैसे अगर यहाँ आपको दे देता हाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर दे देता 3x³ + 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? अंश में x की सबसे बड़ी घात, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो सबसे बड़ी घात 3 हो गई, यानी कि इसका बड़ी घात का गुणांक, यानी इसका गुणांक लेते 3। ठीक है, बट यहाँ तो दोनों में पावर सेम है, तो कोई भी ले लो। गुणांक लेना है, यहाँ पर गुणांक कितना है x² का? 1। मल्टीपल में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 हो गया। ठीक है, गुणांक तो समझते हो ना स्टूडेंट्स? जैसे x³ के आगे यहाँ क्या लिखा है? 3 लिखा है ना, तो ये इसका गुणांक हो गया। क्लियर? तो यहाँ क्या करना है आपको? सबसे बड़ी घात का गुणांक अपॉन में हर में x की सबसे बड़ी घात का गुणांक ले लीजिए। ठीक है, प्लस कर दीजिए आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न के रूल्स तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ अलग रूल यूज आने वाला है अपना, तो मैं आपको वो भी बता दूंगी अभी। ठीक है, तो देखो ये चीज़ आपने रखनी है याद, और कैसे फॉलो करना है इस चीज़ को, कैसे हमें यूज़ करना होगा, वो आपको पता लगेगा जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन से समझना, आपको इंटीग्रेट करना है स्टूडेंट्स x² + 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या दे दिया? x² + 2। अपॉन में दिया है आपको x² + 3, और मल्टीप्लाई में x² + 4। इसे इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले तो आप एक याद रख लो रूल, या फिर नोट डाल के लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, लिख लीजिए स्टूडेंट्स, यदि अंश में तथा हर में, अंश यानी कि वही न्यूमरेटर और हर यानी कि डिनोमिनेटर। ठीक है, तो लिख लीजिए, यदि अंश में तथा हर में x के, ठीक है, x के प्रत्येक पद की घात, जैसे यहाँ पर प्रत्येक पद यानी कि यहाँ एक बार x लिखा है तो इसका पावर कितना है? 2। फिर दोबारा x लिखा है, इसका पावर भी 2 है। अगर तीसरा बार कोई x लिखा होता, प्रत्येक पद बोल रहा है ना, यानी जितनी बार x लिखा हो। क्लियर? प्रत्येक पद की घात सम हो तब आंशिक भिन्न का प्रयोग, आंशिक भिन्न का प्रयोग करने से पहले x² को y मान लेना चाहिए। ये आपने रखना है स्टूडेंट्स याद। क्या लिखा है वो मैं अभी क्वेश्चन समझाते वक्त बता दूंगी। ठीक है, तथा आंशिक भिन्न करने के पश्चात, तथा आंशिक भिन्न करने के पश्चात मतलब y बराबर x² रखकर समाकलन कर देते हैं, या करना चाहिए, कुछ भी लिख लीजिए।
लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग। देखो मैंने क्या लिखा है, यदि अंश में तथा हर में x के प्रत्येक पद की घात सम हो, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ एक बार x लिखा है तो इसका पावर 2 है, यहाँ दोबारा x लिखा है इसका पावर भी 2 है। प्रत्येक पद यानी कि x जितनी बार भी लिखा हो उसमें हमेशा उसकी जो पावर है वो सम हो, हर में भी हो ऐसा, अंश में भी हो। तो बिल्कुल यहाँ हर में भी है अपने, ठीक है, 2 पावर ये। तब क्या करना चाहिए, आंशिक भिन्न का प्रयोग करने से पहले आपको एक्स स्क्वायर को वाई मान लो, और जब मानने के बाद एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर दिया आपने, उसके बाद वाई बराबर दोबारा एक्स स्क्वायर रखकर अपना कर दो इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं अपने क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर बराबर वाई। ठीक है, तो आंशिक भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो अपना लिख लेते हैं पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, सबसे पहले तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर मान लेना है। तो लिख लेते हैं लेट एक्स स्क्वायर बराबर वाई मान लिया हमने, तो ये क्या आ जाएगा आपका इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह वाई लिख दीजिए, वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। ठीक है, अब अपन ने क्या करना है, इसको चेंज करना है इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मूले से, अंश अपॉन हर, यानी कि ये वाला टर्म। तो अंश अपॉन हर आपका क्या है, वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 अपॉन में वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। ठीक है, कैसे करोगे इसको, इज इक्वल टू करना होता है आपको अंश में x के सबसे बड़ी घात का गुणांक, अंश में। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, x था यहाँ तो y है, अपने x को y में चेंज कर लिया है, तो जहाँ ये x कह रहा है ना वहाँ पर आप y सोचते हुए करो। क्लियर, y की सबसे बड़ी पावर का गुणांक, तो y की सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, कुछ ही ले लो, तो गुणांक क्या है इसका 1। ठीक है, लिख लेते हैं 1 अपॉन में हर में x की सबसे बड़ी घात का गुणांक, तो यहाँ अपना y है, y और यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है, कॉफिशिएंट क्या है 1, इसका भी 1 ही है, ये अपना आ गया 1। ठीक है, प्लस अब आता है आंशिक भिन्न। तो आंशिक भिन्न में इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, तो स्टूडेंट्स एक और नोट डाल के लिख लो, यदि आपको इस तरह से दिया हुआ हो एफ एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। ठीक है, तो आंशिक भिन्न में क्या लिख सकते हो इसको, ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी। क्लियर, यहाँ अपना क्या है एफ एक्स, यहाँ पर अपना जो फंक्शन ले रखा है हमने वो y में ले रखा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे हमने यहाँ सोचा है x को y। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी आप सोचते हुए करो। तो देखो एफ एक्स यानी कि अपना y है, तो यानी x का कोई भी फलन हो, यहाँ अपना y का कोई भी फलन है। ठीक है, फंक्शन कैसा भी हो सकता है, अपॉन में x माइनस ए एक्स माइनस बी, यहाँ क्या है y प्लस 3, यानी कि अपने क्वेश्चन में x की जगह तो y ले ही रहे हैं, बट a की जगह आपने क्या लिख दिया यहाँ पर -3। क्यों, a की जगह -3 लिखोगे तो ये माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा +3, वो ये रहा +3। ठीक है, यहाँ क्या लिखा आएगा x +3 आएगा ना, x की जगह तो हम पहले y ले ही रहे हैं, तो ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू -3 लिख रखी है और b की वैल्यू -4 लिख रखी है, यानी कि बिल्कुल हमें समझ आ गया, इसी फॉर्मेट का हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो कैसे कर दोगे इसको आंशिक भिन्न में कन्वर्ट, a अपॉन फर्स्ट वाला प्लस b अपॉन सेकेंड वाला। अच्छा, तो प्लस a अपॉन फर्स्ट वाला क्या है y प्लस 3 प्लस b अपॉन सेकेंड वाला क्या है y प्लस 4। क्लियर, ये ऐसे स्टूडेंट्स 3 वाले के लिए से यहाँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी 2 के लिए है, ऐसे ही 3 के लिए हो जाएगा। जैसे आपको कोई फंक्शन दे दे जी एक्स, ऊपर एक्स का कोई भी फलन। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना कि वाई का दे दे तो वाई का भी होगा, बिल्कुल मत एक्स लिख रहे हैं ऊपर तो यहाँ भी एक्स आ रहा है, बस ये चीज़ याद रखनी चाहिए। ठीक है, और ऊपर वाई आया तो यहाँ भी वाई आना चाहिए, जैसे अपना ऊपर वाई है तो यहाँ भी वाई, और नीचे आपको क्या दे दे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे आंशिक भिन्न में कन्वर्ट, वही a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी और प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। एक चीज़ समझ लो, इस सी में और इस सी में कोई रिलेशन नहीं है, वो कैपिटल सी है, ये स्मॉल सी है। ये स्मॉल सी हमें क्वेश्चन में ही देता है, जैसे कि हमें यहाँ बताया ना b का वैल्यू a का वैल्यू। ठीक है, और ये जो कैपिटल सी है ये हम जैसे a b c तीनों कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं, इनका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, याद रखिए स्टूडेंट अपने नोट को। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया आंशिक भिन्न में, अब इसको सॉल्व आउट करो, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं जो हमने यहाँ चीज़ लिखी है। सो स्टूडेंट्स अपना क्या है लिख लीजिए, ये वाला टर्म y प्लस 1
वाई प्लस 2 अपॉन में है वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 1/1 1 हो गया, प्लस ए अपॉन वाई प्लस 3 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 4। ठीक है, यही चीज़ है अपनी। अब इसको सॉल्व करोगे तो वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 एलसीएम लोगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, सिंपल, जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता तो नीचे 1 लिख लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें हम इस नीचे वाले टर्म का डिवाइड करते हैं, इसमें आप 1 का डिवाइड करोगे तो यही टर्म आना है, फिर जो टर्म आती थी उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते थे, तो कुल मिला के 1 को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा वाई प्लस 3 इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 प्लस, अब यहाँ क्या है वाई प्लस 3, तो वाई प्लस 3 का इसमें डिवाइड करोगे तो वाई प्लस 3 से वाई प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या वाई प्लस 4, तो क्या आ जाएगा ए इंटू वाई प्लस 4। ठीक है, प्लस अब वाई प्लस 4 का इसमें डिवाइड करोगे। ठीक है, तो वाई प्लस 4 से वाई प्लस 4 कैंसिल, बचेगा क्या वाई प्लस 3, तो आपका क्या आ जाएगा बी इंटू वाई प्लस 3। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या चल रहा है अपना ये वाला चीज़, तो लिख लीजिए वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 अपॉन में वाई प्लस 3 वाई प्लस 4। अब देखो वाई प्लस 3 से वाई प्लस 3 कैंसिल, वाई प्लस 4 से वाई प्लस 4। ठीक है, तो क्या बचा ऊपर वाला टर्म, तो लिख लीजिए क्या आ गया वाई प्लस 1 वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 वाई प्लस 4 प्लस ए इंटू वाई प्लस 4 है और बी इंटू क्या है वाई प्लस 3 प्लस बी इंटू वाई प्लस 3। क्लियर। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें फाइंड करनी होती है ए और बी की वैल्यू। ठीक है, हम पहले भी ऐसे ही करते हुए आए हैं क्वेश्चन, तो कैसे फाइंड करोगे, मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड बताया हुआ है कि हम कोई भी ऐसी वाई की वैल्यू सोच लेते हैं जिससे कि अपना एक में या तो ए में या फिर बी में इक्वेशन बच जाए। तो देखो अगर हम वाई की वैल्यू -4 सोच लेते हैं, वाई की वैल्यू -4 रखो, क्या आएगा आपका क्वेश्चन में, देखो यहाँ रखोगे वाई की वैल्यू -4, क्या आ जाएगा -4 प्लस 4, तो -4 प्लस 4 क्या हो गया 0, तो 0 को ए से मल्टीप्लाई करा तो 0। ठीक है, देखो लिखते हैं -4 लिखो यहाँ +1, वाई की जगह -4 लिख रहे हैं हम +2 इज इक्वल टू, वाई की जगह -4 लिख रहे हैं हम वाई की जगह -4 + 3 है आपका। ठीक है, यहाँ क्या आएगा -4 + 4 प्लस में आपके चल रहा है ए -4 + 4, वाई की जगह हम -4 रखते जा रहे हैं, प्लस बी -4 + 3। ठीक है, अब ज़रा देखना स्टूडेंट्स क्या हो गया ये, -4 + 4 0, तो 0 को इससे मल्टीप्लाई करा तो 0, ये वाला टर्म ख़त्म, -4 + 4 0, ये वाला टर्म भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, पता क्या हमारा सिर्फ बी के फॉर्म में क्वेश्चन बच गया अपना। देखो ये क्या आ गया -4 + 1 -3 -4 + 2 -2। ठीक है, इज इक्वल टू ये अपना 0 हो गया, ये 0 हो गया, बी -4 + 3 -1। क्या अब हम यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बिल्कुल, माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6 6 इज इक्वल टू बी -b, या माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों और, तो क्या आएगा, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक माइनस, तो बी का वैल्यू क्या आ गया -6। ठीक है, देखो ना स्टूडेंट्स, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे -6 इज इक्वल टू, माइनस से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -b पहले से है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और -6 एज इट इज़ अपना, तो बी का वैल्यू क्या आ गया आपकी -6। ठीक है, बी का वैल्यू हो गया फाइंड, अब ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ पर चाहते क्या है बी को ख़त्म करना, तो y की वैल्यू -3 रख दो, क्योंकि -3 + 3 0 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी टर्म, हमारा सिर्फ ए में बच जाएगा, ए की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या रखें, y की वैल्यू -3 रख देते हैं, तो रखिए क्या आएगा, यहाँ पर इस इक्वेशन में रख रहे हैं -3 + 1 -3 + 2 इज इक्वल टू, देखो यहाँ लिखोगे -3, ये +3 है तो कैंसिल हो गए, -3 और +3 0 हो गया, तो ये टर्म ख़त्म, ये टर्म बचेगा अपना ए, वाई की वैल्यू हम रख रहे हैं -3 + 4 आपका है, यहाँ देखो -3 लिखोगे
देखो मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पर -3 लिखोगे वाई की जगह, ये आपका +3 है ही, तो -3 + 3 0 हो गया ना, तो ये टर्म खत्म। अपना सिर्फ बच गया ए में इक्वेशन। अब देखो -3 + 1 -2, -3 + 2 -1, ठीक है, इज इक्वल टू 4 में से 3 गया 1, ये अपना 0 हो ही चुका है। माइनस माइनस प्लस 2 × 2, 2 इज इक्वल टू 1 को ए से मल्टीप्लाई करा तो ए का वैल्यू आ गया आपकी 2 और बी की वैल्यू -6, दोनों वैल्यूज़ आ गई हमारी। तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज़ ए और बी की पुट कर देनी है अपनी इस वाली इक्वेशन में। तो आपका क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखो आपका क्या आ जाएगा, y+1 y+2 अपॉन में, ठीक है, क्या है y+3 y+4 इज इक्वल टू 1/1, ये तो 1 हो ही गया, प्लस ए की वैल्यू रख देनी है। ए की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली स्टूडेंट्स, क्या थी अपनी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -6, ठीक है, तो रख दीजिए। ए की वैल्यू तो आपकी 2 में y+3 है ही, और प्लस बी की वैल्यू -6 में y+4 है ही, ठीक है। नाउ सॉल्व कर लो इसे, क्या आ जाएगा आपका y+1 y+2 अपॉन में y+3 y+4 इज इक्वल टू 1 + 2 y+3 प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, सो -6 y+4, ठीक है। अपनी इसकी वैल्यू आ गई ये। अब अपन ने, मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर लो। जब आंशिक भिन्न का यूज़ हो जाता है प्रयोग करने के पश्चात, आंशिक भिन्न करने के पश्चात आपने रख देनी है y की वैल्यू x², ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं अपना y की जगह x², तो क्या आ जाएगा x² + 1 x² + 2 अपॉन में x² + 3 x² + 4, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 2 अपॉन y की जगह x² + 3 -6 अपॉन x² + 4, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, इस वाले पार्ट को हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना था स्टूडेंट्स, इसी का तो करना था, इस वाले पार्ट का, ठीक है, इस वाले पार्ट का हमें करना है इंटीग्रेशन, यही था हमारा क्वेश्चन। तो क्या करोगे, अब इस वाले की वैल्यू रख दोगे, इसकी वैल्यू अपने ये निकाल ली, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका इंटीग्रेशन इक्वल टू, इस इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, हम यहाँ से वैल्यू रख देते हैं इसकी, ये वाली, ठीक है। क्या रख दोगे 1 + 2 x² + 3 -6 x² + 4, ठीक है। इसकी हमने ये रख दी वैल्यू, क्या था अपना, फिर अब क्वेश्चन को देखो dx अपना, तो ये आ गया अपना dx, ठीक है। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो आपका क्या आ जाएगा, पहले तो सबसे पहले अलग अलग अप्लाई करो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 x² + 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 6 x² + 4, ठीक है। कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती हैं, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, यहाँ क्या बचेगा 1 × dx प्लस ये 2 बाहर ले लिया 1 x² + 3, ठीक है। यहाँ से 6 बाहर गया, इंटीग्रेशन में बचा 1 x² + 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इनका इंटीग्रेशन क्या आप नहीं बता सकते, कितने टाइम से पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स हम इंटीग्रेशन, मैं आपको पहले ही सारे फार्मूलाज बता चुकी हूँ, तो अब तो आपको याद होंगे फार्मूलाज। याद है ax + b का मैंने कुछ बताया था, देखो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स 1/ax + b का, इस टाइप के हमने आपको सारे इंटीग्रेशन लिखवाए हुए हैं, ठीक है। तो 1/ax + b का इंटीग्रेशन मैंने बताया था log ax + b, अपॉन में आता है x का कॉफिशिएंट, तो अपॉन में a, ठीक है। जैसे कि हम 1/x का क्या करते थे, log x करते थे ना, तो ये आया कैसे, देखो यहाँ a की वैल्यू 1 लिख रखी है और b की वैल्यू 0 है। अरे आप इस x को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 1 × x + 0 है, 1 × x क्या आ गया x और 0 ऐड हो रहा है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये चीज़ इस ये वाला फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, x को लिख लिया ना, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 1 और b का वैल्यू क्या है 0, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं log ax + b, यानी कि नीचे वाला टर्म लिखना होता है, तो यहाँ log और ये वाला x लिख दिया, अपॉन में a आता था, यहाँ a का वैल्यू है क्या 1 है ना, तो
इसलिए डिवाइड में 1 लिखो चाहे मत लिखो, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से ही 1/x का आता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपना क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहली बात 1 इंटू डी एक्स, ये तो 1 का तो इंटीग्रेशन हो गया x, ये मैंने आपको फार्मूलाज लिखवाए हुए हैं, ठीक है, उनसे आप लोग कर सकते हो। 1 का अपना इंटीग्रेशन x हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, x² + 3, ठीक है। तो यहाँ स्टूडेंट्स क्या ये वाला हमारा यूज़ आ रहा है फार्मूला, बताइए। मैंने आपको सारे फार्मूलाज लिखवाए हुए हैं स्टूडेंट्स, यहाँ अपना फार्मूला ये वाला यूज़ नहीं आ रहा है। मैंने इसीलिए आपको ये बताया कि अगर आपको लग रहा हो कि हमारा ये यूज़ आ रहा है, क्योंकि अब तक के क्वेश्चन में ज़्यादातर में यही यूज़ आया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर यही चीज़ याद रखने की है, यहाँ x का पावर 1 होता है, ठीक है, ये एक लीनियर फंक्शन है, x की पावर 1 है, यहाँ अपना x की पावर 2 है, ये इसका मतलब ये वाला फार्मूला यहाँ यूज़ नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर कौन सा यूज़ आ रहा है, तो देखो मैंने आपको एक फार्मूला और बताया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक फार्मूला और बताया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + a² का क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। देखो इस फार्मूले से होने वाला है यहाँ अपना इंटीग्रेशन, क्या है, x² की जगह x² है, प्लस की जगह प्लस है, a², यहाँ 3 है, तो आप इस 3 को क्या √3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। √3 का मतलब क्या है, 3 की पावर 1/2, और इसका क्या है, स्क्वायर, तो पावर के ऊपर पावर यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/2 इंटू 2 क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल 1, तो क्या आ गया 3 की पावर 1, और इसका मतलब क्या हो गया 3। तो आप 3 को क्या लिख सकते हो, √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस 3 को लिख दीजिए √3 का स्क्वायर। देखो लिख लेते हैं पहले, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस इसको हमने लिख लिया √3 का स्क्वायर और अपना dx -6, इस 4 को लिख लो 2 का स्क्वायर, 1/x² + 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये अपना dx। अब देखो इनका इंटीग्रेशन क्या हम इन फार्मूलाज से नहीं कर सकते क्या, अरे x² की जगह x² है, a की जगह क्या है यहाँ √3, क्यों, यहाँ a² होता है, अपने क्वेश्चन में √3 का स्क्वायर है, इसका मतलब a की जगह अपने क्वेश्चन में यहाँ √3 लिख लिया, और यहाँ क्या लिख लिया, यहाँ x² + a², यहाँ लिखा है 2 का स्क्वायर, यानी कि इसको मैं अपना a की जगह वैल्यू 2 लिख ली। तो इसका इंटीग्रेशन क्या करोगे, a की जगह √3 लिख कर, और इसका इंटीग्रेशन a की जगह 2 रख कर, ठीक है। तो अपना क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आंसर, तो बताइए स्टूडेंट्स अपना इसका आंसर क्या आने वाला है, फार्मूला का यूज़ करते हुए, x तो अपना चल ही रहा है +2, इसका क्या आ जाएगा 1/a, यानी कि 1/a की जगह हमने क्या लिखना है, √3 tan इनवर्स x/a, यानी कि √3, ठीक है, -6 x² + 2 का स्क्वायर, यहाँ a² है, यानी कि a का वैल्यू इसमें क्या ले रखा है 2, अब रख दो a की जगह 2, तो 1/2 tan इनवर्स x/2, ठीक है, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, और समझ आया फार्मूला। अब क्या आ गया स्टूडेंट, सॉल्व कर लो थोड़ा सा। देखो x + 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 1 = 2, 2/√3 tan इनवर्स x/√3, ठीक है। ये देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो अपना क्या आ गया -3 tan इनवर्स x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक है, समझ आया, ये आ चुका है अपना आंसर, क्लियर। यहाँ एग्जाम में लिख के आइएगा c क्या है, हेयर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नहीं लिखोगे सी के बारे में तो नंबर कट सकते हैं एग्जाम में, याद रखो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स समझ आया, ये अपना आ चुका है आंसर। अपना क्वेश्चन क्या दिया था स्टूडेंट्स, अपना क्वेश्चन दिया था ये, अपना आंसर आ चुका है ये, ठीक है। देखो अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इंटीग्रल के क्वेश्चंस के साथ।